हे गाइज, वेलकम टू जेन्युइन स्टडी। माई सेल्फ घनश्याम। दोस्तों, ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले 1 करवा दिया हूँ। दोस्तों, जितने स्टैटिक सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट का मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। प्लेलिस्ट को जाइए देखिए और हर एक सब्जेक्ट का आप लोग प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों, बहुत जल्द 10 से 12 दिनों में सरस्वती बीपीएससी पीटी के लिए एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो बढ़िया से रिवीजन कीजिए ताकि सरस्वती बीपीएससी पीटी में आप लोग का परफॉर्मेंस बढ़िया से हो सके और सिलेक्शन मिले। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आइए पहला सवाल देखते हैं। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा मदद कीजिए कि 1000+ सब्सक्राइबर हो जाए। ठीक है दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा। ठीक है, पहला सवाल बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? पहले सवाल का आंसर बताइए, इसका क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो पहला है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बताइए। इसका आंसर है माफ कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा ऑर्डिनेंस पास करने की, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 में क्या है, इसके माध्यम से चाय पे जो ब्रिटिश का एकाधिकार था ना, चाय के व्यापार पे, उसको पूर्णतः खत्म कर दिया गया भारत और चीन से भी। ठीक है, तो चाय का एकाधिकार को खत्म, चाय के व्यापार के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया 1833 चार्टर एक्ट के माध्यम से। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, एक और इसमें पूछता है कि 1909 जो एक्ट है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है, इससे पूछता है। तो दोस्तों, 1909 को क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो बोलते हैं, मार्ले मिंटो अधिनियम बोलते हैं। जो मिंटो जो था, लॉर्ड मिंटो जो है, उसे क्या बोलते हैं? सांप्रदायिकता का जनक बोलते हैं, भारतीय सांप्रदायिकता का जनक बोलते हैं, क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की नियम निकाला गया, जिसमें मुसलमानों को केवल मुसलमान ही वोट दे सकते थे, मुस्लिम नेता को केवल मुस्लिम ही चुन सकते थे और वोट दे सकते थे। ठीक है, अपना मत दे सकते थे। तो 1909 मार्ले मिंटो एक्ट जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए जाना जाता है। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा सवाल दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? बताइए। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? राजेंद्र प्रसाद जी हुए थे, जो सिवान जिले से हैं, जीरादेई से, बिहार के। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो 1938 और 1939 में चुने गए थे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो गांधी जी से विवाद की वजह से इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, और उनके जगह पे राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? त्याग पत्र देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, इसे याद रखिएगा, हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बताइए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था, जिसका मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को। ये भी पूछता है दोस्तों एग्जाम में, कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1906 को हुआ था, ढाका में। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। दोस्तों, मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ ना, तो इसमें टोटल मैं रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, संविधान हो, साइंस हो, ठीक है, इतिहास हो, भूगोल हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, बिहार स्पेस, सबका मैं जब जब कभी भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। हालांकि इस चैनल पर हमेशा प्रैक्टिस सेट ही मैं करवाता हूँ। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मैं पूरा रिवीजन करवा देता हूँ। तो
आप लोगों को अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, बढ़िया से मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे, नोट्स बनाएंगे जहाँ पे इम्पोर्टेंट बताता हूँ, आप लोग का 100% तैयारी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा सर एंड मैम, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी थे, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ तो उपस्थित थे, ठीक है। जी सुब्रमण्यम अय्यर उपस्थित थे, जस्टिस रानाडे उपस्थित है, ठीक है, जस्टिस रानाडे उपस्थित है, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। क्यों नहीं थे दोस्तों? क्योंकि उन्होंने एक संगठन बनाया था इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, उसी में ये बिजी थे सुरेंद्र नाथ जी, तो ये नहीं थे। ये पूछता है, इसका बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता जी ने किया था, ठीक है। ये बताइए, सो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लाला लाजपत राय जो थे ना, लाला लाजपत राय 1920 में अध्यक्षता किए थे। कब? तो कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन जो हुआ था ना 1920 में, तो अब लाला लाजपत राय जी कांग्रेस का अध्यक्ष बने हुए थे, और ये लोग कभी नहीं बने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जी जो हैं, इनका मौत किसके वजह से हुआ? तो अंग्रेजों ने साइमन गो बैक साइमन के जब ये लोग नारा लगा रहे थे, विरोध कर रहे थे 1928 में, तो उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी सवाल पूछता है, आप लोग हम याद रखिएगा प्लीज, ठीक है दोस्तों। ये बताइए, बताइए सर एंड मैम, क्या होगा आंसर इसका? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया था? 1942 में आया था ना, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 1940 से 1946 तक थे, ठीक है। और दोस्तों एक और पूछता है कि जब देश को आज़ादी मिली थी 1947 में, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी जी थे, ठीक है। ये सब याद रखना है, आप लोग का रिवीजन भी मैं करवा दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये बताइए, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, और उसी समय साइमन कमीशन का जोरदार विरोध हुआ, और अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय जी पे लाठियाँ बरसाकर उनकी मौत कर दी थी, ठीक है, मर्डर कर दी थी अंग्रेजों ने, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। हालांकि इसका अनाउंसमेंट हुआ था 1927 में ही हुआ था, नवंबर में, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया। ये बताइए, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन बताइए कब हुआ था, इसको कमेंट कीजिए। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? इसका परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, हिंदू मुस्लिम जो के बीच में जो दरार था ना, उसमें कमी आई, ठीक है। एकता बढ़ गई हिंदुओं और मुस्लिमों में खिलाफत के समय। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे पर आती है, बताइए। तीसरे पे कालक्रम के अनुसार कौन आती है? दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन बनाया हूँ ना, काफ़ी ट्रिक के साथ बनाया हूँ और सिलेक्टेड सवाल बनाया हूँ, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा, तीसरे पे क्या होगा? तो दांडी मार्च का पहले डेट हम लोग देखते हैं, कब हुआ था दांडी मार्च? 1930 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। तो तीसरे पर कौन आता है आप लोग खुद ही समझ गए होंगे, अब क्या बताना है, सबका डेट में बता दिया। ये बताइए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। डेट के साथ याद रखना है, क्योंकि
एग्जामिनर किसी भी तरह पूछ सकता है, बेवकूफ़ क्या बोलते हैं, बेवकूफ़ नहीं मतलब कट ऑफ बढ़ाने के लिए, ठीक है। एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो डेट भी याद रखना है। इसका बताइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जी। यूरोपीय शक्तियों का भारत में व्यापार के लिए प्रवेश का सही कालक्रम क्या है? यूरोपीय शक्तियों का भारत में व्यापार के लिए प्रवेश करने का सही कालक्रम क्या है? तो सबका हम लोग कालक्रम देख लेते हैं, कब पहले किसने, कौन पहले आया कौन बाद में आया, उसके बाद से आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे ना, कब आए थे पुर्तगाली? 1900, अब माफ़ कीजिएगा 1900 नहीं, 1498 में पुर्तगाली आए थे, ठीक है। 1498 में पुर्तगाली आए थे ना। वास्को डी गामा पहले, वास्को डी गामा भी इसी समय आया था, पुर्तगाली वो भी था, ठीक है। 1498 में पुर्तगाली आए थे। उसके बाद डच आए थे 1596 में। डच कहाँ है ये? 1596 में डच आए थे, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज कब आए थे? 1600 में आए थे अंग्रेज। और फ्रांसीसी 1664 में आए थे। तो दोस्तों ये भी सवाल पूछता है कि सबसे लास्ट में कौन आया था? तो फ्रांसीसी आए थे 1664 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रवेश का सही कालक्रम क्या है? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 4 नंबर पे, तो एक ही ऑप्शन में 4 है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, दूसरा कोई देखने की जरूरत है ही नहीं। एलिमिनेशन मेथड से एक ही बार में आंसर आ गया, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेट हो गया ना। ये बताइए 13 नंबर सवाल, इसका क्या होगा सर एंड मैम बताइए, इसका आंसर क्या होगा? रज्जुक कौन थे? रज्जुक ये मौर्य प्रशासन में अधिकारी थे, रज्जुक, ठीक है, मौर्य शासन में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? आजीवक संप्रदाय का संस्थापक नखली गोसाल था, ठीक है। 15 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? बताइए, बौद्ध जीवन में बताइए। तो दोस्तों विनय पिटक जो है ना, 3 बौद्ध ग्रंथ था, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। तो बौद्ध संघ में उनके जीवन के दैनिक जीवन से संबंधित जो भी नियम थे ना, वो क्या था? विनय पिटक में था, ठीक है। संघ जीवन से संबंधित नियम विनय पिटक, ठीक है। और आप लोग कहें तो और भी मैं बता सकता हूँ, इसमें मिसलेनियस जानकारी मैं देना चाहता हूँ। और आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए दोस्तों, काफ़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है टाइपिंग में, ठीक है। टाइपिंग करने में बहुत दिक्कत होता है। तो दोस्तों विनय पिटक का क्या काम है? ये संघ संबंधित नियम तथा दैनिक जीवन संबंधित आचार या विचारों विधि को ये बताता है। लेकिन सूत पिटक जो है ना, ये भी पूछता है। तो बौद्ध धर्म में ये जो है सूत पिटक, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में ये किस लिए है? सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है, उपदेशों का संग्रह है, ठीक है, उपदेशों का संग्रह, इसे याद रखिएगा। और अभिधम पिटक में क्या है? अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत, इसे याद रखिएगा, ठीक है, दार्शनिक सिद्धांत, ठीक है। अभिधम में दार्शनिक सिद्धांत। और सूत पिटक में क्या? सूत्र से सूत्र लिख लिए, सूत्र किस चीज़ के लिए? सूत्र उपदेशों का सूत्र, ठीक है, ये ट्रिक है। 16 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सवाल में क्या पूछा है। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पूछा है। तो दोस्तों इसमें प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई, ठीक है। पुरातात्विक खुदाई जो है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ये बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं हर एक सेक्शन से सवाल लेता हूँ। ये हिस्ट्री है तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी है, मेडाइवल भी है और एंशिएंट भी है, ठीक है। आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत, सबसे मैं सवाल लेता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से गंधार कला शैली किसका संश्लेषण है? तो गंधार कला
शैली जो है ना भारतीय तथा यूनानी कला से मिलकर बना हुआ है, भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है, इसे याद रखिएगा। ये बताइए सर, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई? जरी कलम जो काफ़ी बढ़िया लिखता था, किसको उपाधि दी गई? मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, मोहम्मद हुसैन को। 19 नंबर बताइए जी। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो लगभग 7-8 लोगों के दरबार में रह चुका था। ये भी सवाल पूछता है कि कितने इनमें से कौन ज़्यादा लोगों के दरबार में रह चुका था लंबे समय से, ये पूछ चुका है। मैं आप लोग को हिंट दे रहा हूँ, बस आइडिया रहेगा ना तो कभी ऐसा पूछ देगा तो एग्जाम में आप लोग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, ये बताइए सर एंड मैम, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। ठीक है, लाहौर, इसे याद रखना है, अमृतसर पे नहीं लगा देना है, लाहौर। ठीक है, और ये है आप लोगों का, कमेंट कीजिए होमवर्क क्वेश्चंस। निम्न में से कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? बताइए, निम्न में से कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? आप लोग आंसर को कमेंट कीजिए दोस्तों, और क्वेश्चंस का नंबर मैं ज़रूर बढ़ाऊंगा, बस आप लोग का सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जियोग्राफी का आएगा और भारतीय संविधान का आएगा। ठीक है, और आप लोग को और क्या चाहिए, क्या चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट मैं करूं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।